अब नेक्स्ट है आपकी एंट्री नंबर 26 से। देखो कुछ इंडिया की जो मेजर गवर्निंग बॉडीज है, जैसे आरबीआई है जो कि बैंक्स को गवर्न करती है, ठीक है ना, रेगुलेटर्स है। आरबीआई, देन सेबी, देन आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन तीनों को बोला है इनकी जो भी आउटवर्ड सप्लाई है, ठीक है ना, आउटवर्ड सप्लाई ध्यान रखना, इनवर्ड सप्लाई नहीं, ये जो भी आउटवर्ड सप्लाई करेंगे वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्विसेज बाय आरबीआई, नेक्स्ट सर्विसेज बाय आईआरडीए टू इंश्योरेंस कंपनी, ये भी एग्जेम्प्ट है आपकी, एंड सर्विसेज बाय सेबी, ठीक है। ये तीन रेगुलेटर्स हैं, इनकी सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जेम्पशन है आपकी एंट्री नंबर 27, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। देखो ए पॉइंट, इंटरेस्ट और डिस्काउंट चार्ज ऑन एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांस। बहुत सिंपल सी बात है, आप बैंक से लोन ले रहे हो या किसी से भी लोन ले रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, ठीक है। एचडीएफसी बैंक से मिस्टर ए ने लोन लिया है, लोन ले लिया इसने सपोज 1 करोड़ का। अब रीपेमेंट कितना करेगा मिस्टर ए बैंक को, बैंक को रीपेमेंट कितना करेगा ओवर द इयर्स। रीपेमेंट में दो चीजें होगी क्या इसके, रीपेमेंट करते वक्त ये बैंक को दो चीजें देगा, एक प्रिंसिपल और एक इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल तो सप्लाई नहीं है, ये तो सप्लाई है ही नहीं, तो इसको सप्लाई का कंसिडरेशन नहीं मानेंगे, क्योंकि जो मनी आई थी वही मनी वापस दे रहे हैं हम, और मनी ना तो गुड्स होता है ना सर्विस होता है। तो यहाँ पे लिखोगे आप नेदर गुड्स नॉर सर्विस, ठीक है, नेदर गुड्स नॉर सर्विस। तो इस पे तो जीएसटी का सवाल ही नहीं। इंटरेस्ट है आपकी सप्लाई ऑफ सर्विस के बदले कंसिडरेशन जारी है, तो ये टैक्सेबल है, बट इसको एग्जेम्प्ट कर रखा है गवर्नमेंट, ठीक है। तो बैंक से लोन लो या किसी से भी लोन लो, उस पे जो लोन का रीपेमेंट कर रहे हो उस पे तो डाउट है ही नहीं, उस पे कोई टैक्स की लेवी हो ही नहीं सकती। बट जो उस पे इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो सप्लाई ऑफ सर्विस के बदले कंसिडरेशन है, पर उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, उसको एग्जेम्पशन में डाल रखा है, ठीक है। प्लस बैंक लोन देते वक्त अगर प्रोसेसिंग फीस ले रही है आपसे, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज, फाइल चार्जेज, तो ये टैक्सेबल है, इसके ऊपर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ठीक है ना। तो तीन कंपोनेंट है इसमें, ध्यान रख लेना। लोन के अंदर हमेशा प्रिंसिपल कभी टैक्सेबल होता ही नहीं है, क्योंकि वो ना गुड्स है ना सर्विस है। प्रोसेसिंग फीस टैक्सेबल होगी, इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होगा। क्लियर। चलो देखो, इंटरेस्ट और डिस्काउंट चार्ज ऑन एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेज, नोट जो है ना वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्रेडिट कार्ड कंपनी से अगर पेमेंट डिले कर रहे हो आप, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फुल्ली टैक्सेबल है, उस पर एग्जेम्पशन नहीं है। तो हालांकि एग्जेम्पशन दे रखी है इंटरेस्ट पे, पर एक एक्सेप्शन है उसकी, क्रेडिट कार्ड के अंदर अगर कोई इंटरेस्ट दे रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उस पर एग्जेम्पशन नहीं है। तो इसको स्पेसिफिकली ध्यान रखना, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड भी बैंक इशू करता है ना, तो आप बैंक देख के एग्जाम नहीं कर देना। अगर वो क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट है तो वो टैक्सेबल होगा, अदर किसी चीज का इंटरेस्ट है तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका सेल परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंग बैंक एंड अथोराइज डीलर, ठीक है। मतलब इंटर बैंक जो ट्रांजेक्शन होती है ना, एक बैंक दूसरे बैंक से फॉरेन करेंसी बाय कर रहा है या सेल कर रहा है, तो उसके ऊपर जीएसटी माफ है। तो आपको फॉरेक्स पढ़ाते वक्त मैंने बताया था 3 टायर, याद हो तो आपको, याद है क्या। एक ट्रांजेक्शन होती है बैंक टू बैंक, सॉरी बैंक टू आरबीआई,
एक होती है बैंक टू बैंक, और एक होती है आपकी बैंक टू कस्टमर। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो टैक्सेबल है अभी भी, ये वाले जो पार्ट है ना ये एग्जेम्प्ट है। बैंक अगर एक दूसरी बैंक से ट्रांजेक्शन करती है, या बैंक अगर किसी अथोराइज्ड मनी चेंजर से ट्रांजेक्शन करती है, जैसे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर है, तो उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रही है ना फॉरेन एक्सचेंज की, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कस्टमर के साथ जो हो रही है उस पर तो लगेगा। इसका तो आपने वैल्यूएशन भी पढ़ा है, याद हो तो आपको, याद है क्या? फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन का वैल्यूएशन दो तरीके से होता है, एक स्लैब रूल था और एक नॉर्मल रूल था। आप आरबीआई से कंपेयर करके करते हो। तो एग्जेम्पशन जो है वो बैंक से बैंक के बीच में। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट। अब देखो कुछ लाइफ इंश्योरेंस और कुछ जनरल इंश्योरेंस को एग्जेम्प्ट किया है। तो आप नॉर्मल रूल क्या बोलोगे? नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम जाता है उस पर टैक्स लगता है। मुझे बताओ कहीं आपने लाइफ इंश्योरेंस का वैल्यूएशन पढ़ रखा है क्या, कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे जीएसटी का वैल्यूएशन कैसे होता है? पढ़ा हुआ है हाँ या ना? पढ़ा है, ठीक है। तो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस ध्यान रखना टैक्सेबल होती है, बट यहाँ पे जो जो स्कीम्स आप पढ़ रहे हो उन स्कीम्स के ऊपर जीएसटी माफ किया हुआ है। कौन कौन सी है देखो, एक तो एनपीएस स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम, इस स्कीम के अंडर जो भी आता है आपके प्रीमियम उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, ग्रुप इंश्योरेंस, कौन से ग्रुप इंश्योरेंस? आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, इसके अंदर भी जो प्रीमियम जाएगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। देन ईएसआई स्कीम, ईएसआई आपने लॉ में पढ़ा होगा या पढ़ोगे। ईएसआई एक्ट होता है जिसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन प्लस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता है और वो एम्प्लॉय की इंश्योरेंस है। तो ईएसआई के अंदर जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। देन प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन पे भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये लाइफ इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है। उसके बाद देखो जनरल इंश्योरेंस, कुछ जनरल इंश्योरेंस भी एग्जेम्प्ट है। नॉर्मली जनरल इंश्योरेंस टैक्सेबल होती है, और एक लिस्ट दे रखी है, आपको पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार रीड करना आपको क्लिक हो जाएगा। हट इंश्योरेंस, कैटल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस फॉर ट्राइबल्स, जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एंड ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन, एग्रीकल्चरल पंप सेट एंड फेल्ड वेल इंश्योरेंस, प्रीमियम कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पायलट स्कीम ऑन सीड क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो लिस्ट है, आपसे कभी भी डिमांड नहीं करेंगे कि आप इस लिस्ट को लिखोगे एग्जाम में, बट आपके माइंड में होना चाहिए थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, तो ये जनरल इंश्योरेंस है, ये कुछ लाइफ इंश्योरेंस है। जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, ये थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट जिसका सम अश्योर्ड 2 लाख रुपए तक है। तो इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन आएगा, जब वैल्यूएशन का आपको क्वेश्चन देंगे ना उसमें ये पॉइंट जरूर डालेंगे वो, कि लाइफ माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट उसका सम अश्योर्ड 2 लाख तक है, तो उसके ऊपर जितना भी प्रीमियम है वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो उसके ऊपर कोई वैल्यूएशन मत लगा देना। ठीक है, फिर वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना एंड प्रधानमंत्री वाया बंधन योजना। नेक्स्ट है आपका अटल पेंशन योजना, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट है। फिर कोई भी पेंशन स्कीम जो कि स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग पेंशन स्कीम चलाती है, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया जो भी स्टेट गवर्नमेंट पेंशन स्कीम चला रही है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक लास्ट है इसमें, इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर गवर्नमेंट पे कर रही है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो देखो इंश्योरेंस से रिलेटेड इतनी एंट्री है।
ये सारी इंश्योरेंस एग्जेम्प्ट है, इसके अलावा कोई भी इंश्योरेंस होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो नॉर्मली आप LIC से या किसी और इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराओगे तो वो टैक्सेबल होगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे आ जाए। एंट्री नंबर 34 है आपकी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पे अगर 2000 रुपए तक की स्वैपिंग करवाते हो आप, ठीक है ना, कार्ड स्वैप होता है स्वैप मशीन में, तो उस स्वैप के जो चार्जेज होते हैं उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी शोरूम पे जाओगे आप, जैसे मान लेते हैं प्यूमा, ठीक है, ये प्यूमा का शोरूम है, यहां से आपने, ये कस्टमर है मिस्टर ए, इस कस्टमर ने यहां से शूज बाय किए और ये शूज सपोज है 1500 के, हालांकि मिलते नहीं है वहां पे इतने के, पर मान लेते हैं 1500 रुपए के शूज है, और मिस्टर ए ने जो पेमेंट किया है वो किया है थ्रू क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड का क्या सिस्टम होता है, देखो मिस्टर ए की जेब से तो 1500 ही कटेंगे, तो इसके बैंक अकाउंट की अगर मैं बात करूं, इसके बैंक अकाउंट से कितने रुपए कटेंगे, 1500 रुपए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड कौन सी कंपनी का है फर्क नहीं पड़ता, प्यूमा के बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा, जिस भी बैंक अकाउंट से उसने मशीन लिंक करा रखी होगी, यहाँ पेमेंट कितना जाएगा, 1500 रुपए, बट बैंक यहाँ पे इससे चार्जेस कलेक्ट करेगी इस क्रेडिट कार्ड स्वैप करने के। मान लेते हैं चार्जेस होते हैं 50 रुपीज एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, हालांकि कम ही होते हैं इससे भी, 50 रुपीज के चार्जेस हैं, इसके ऊपर GST चार्ज करेगा या नहीं करेगा बैंक, ये सवाल है। तो सर्विस की ऑन किसको दे रहा है, देखो बैंक जो है वो प्यूमा को सर्विस दे रहा है, कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है, बैंक सर्विस दे रहा है प्यूमा को और उसके बदले 50 रुपए के चार्जेस ले रहा है। इस 50 रुपए पे टैक्स लगेगा क्या, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। रीजन क्या है, ये स्वैपिंग कितने की है ये देखनी है आप। अगर यहाँ पे क्रेडिट कार्ड से स्वैप 2500 रुपए का होता तो फिर ये टैक्सेबल हो जाता, ठीक है, पर अगर स्वैप 1500 रुपए का हुआ है तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलो समझ में आ गया तो वेरी गुड, आगे चलें। 35 हो गई, 36 हो गई, 37, 38, 39, 39 पे आ जाओ। 39 बात कर रहा है बिजनेस फैसिलिटेटर की और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की, ठीक है। देखो क्या होता है, बैंकिंग कंपनी है जो कि रूरल एरिया में काम कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी है जो कि रूरल एरिया में काम कर रही है, तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये प्योरली रूरल एरिया के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो रूरल एरिया की बात कर रहे हैं हम, दो एग्जेम्पशन है इस एंट्री में। रूरल एरिया के अंदर अगर कोई बैंक है और इस बैंक ने कोई बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कोरेस्पोंडेंट अपॉइंट कर रखे हैं, क्या होते हैं, आप मान लो एजेंट होता है, ठीक है, बैंक का एक एजेंट है जो बैंक के बिहाफ पे कस्टमर्स को सर्विस देता है, कुछ भी हो सकता है, अकाउंट ओपनिंग की सर्विस हो सकती है, पेमेंट कलेक्शन की सर्विस हो सकती है, चेक कलेक्शन की सर्विस हो सकती है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर या कोरेस्पोंडेंट, ये एक टेक्निकल टर्म दिया है एजेंट को बैंक के केस में। अब देखो बैंक के लिए कौन काम कर रहा है, बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कोरेस्पोंडेंट, तो सर्विस कौन किसको दे रहा है, ये बैंक को सर्विस दे रहा है, ठीक है जी। बदले में बैंक इसको क्या देगा, फीस देगा या चार्जेस देगा या कमीशन देगा, वोटेवर, ठीक है। बात है इसके ऊपर टैक्स लगेगा क्या, तो बोल रहे हैं इसको हम एग्जेम्प्ट कर देते हैं बिकॉज इट इज इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में बैंकिंग चैनल को प्रमोट करने के लिए एग्जेम्पशन दी हुई है, ठीक है, क्लियर है क्या?
इस बिजनेस फैसिलिटेटर ने भी अपना एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडियरी ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। ये किसको सर्विस दे रहा है? ये सर्विस दे रहा है बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को। ठीक है जी, तो इसकी जो सर्विस है इसको भी क्या कर देंगे, इसको भी एग्जेम्प्ट किया हुआ। तो दो एग्जेम्पशन है इस एंट्री में रूरल बैंक से रिलेटेड। एक बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस एग्जेम्प्ट है, दूसरी उसके इंटरमीडियरी की सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट। बोलो क्लियर है क्या? सेम है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, बस वहां पे इंटरमीडियरी को इंक्लूड नहीं किया गया। अगर इंश्योरेंस कंपनी है रूरल एरिया में, तो उसका जो बिजनेस फैसिलिटेटर है या कॉरेस्पॉन्डेंट है उसकी सर्विसेज भी क्या है, एग्जेम्प्ट की हुई है। चार्ट को बना लो, क्लियर है सबको? क्लियर तो बिना पूछे लिख दिया करो आप, क्लियर है या नहीं है। चलो देखो यहाँ पे पढ़ लो आप, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू बैंकिंग कंपनी विद रेस्पेक्ट टू अकाउंट्स इन रूरल एरिया ब्रांच। एनी पर्सन, हाँ फीस, नाम कोई भी हो, देखो पेमेंट जो दे रहे हैं उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, फीस हो, कमीशन हो, सैलरी नहीं होता। सैलरी अलग चीज होती है, सैलरी तो एम्प्लॉय को दी जाती है, तो ये एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, ये तो एजेंट है। बट फीस के नाम से दे, कमीशन के नाम से दे, किसी अदर नाम से दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचर उसका वही रहेगा। एनी पर्सन एज एन इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी की सर्विस वो भी एग्जाम्प्ट है। देन बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू इंश्योरेंस कंपनी रूरल एरिया। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पशन है यहाँ पे एंट्री 39 में। आगे चलते हैं, चलो एंट्री 41 ये बात कर रहा है लॉन्ग टर्म लीजिंग की। लॉन्ग टर्म लीज कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो लीज पे देने वाला स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, मतलब जो रिको एरिया होता है ना, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहां पे जो लैंड है वो किराए पे दी जा रही है, और वो भी लॉन्ग टर्म लीजिंग पे। तो देखो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लॉन्ग टर्म लीज पे दिए। लॉन्ग टर्म लीज का मतलब है 30 इयर्स या उससे ज्यादा की लीज दी है, सपोज ए लिमिटेड। ठीक है, तो ए लिमिटेड को लैंड लीज पे दे दी, किसने लीज पे दी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। ठीक है, अब इसके बदले ए लिमिटेड जो पेमेंट करेगा, कौन सा पेमेंट, इस पेमेंट के नाम है आपके, बहुत सारे नाम है, जैसे प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेस और बाय नेचर। वन टाइम अपफ्रंट अमाउंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, जो नॉर्मली रेंट होता है उसकी बात नहीं कर रहे। वन टाइम अपफ्रंट पेमेंट, क्या मतलब होता है इसका? देखो एक तरीके से सेल परचेज ट्रांजेक्शन की तरह ही होती है। 30 साल की लीज मतलब बहुत बड़ा टाइम होता है ना। लाइफ की बात करोगे तो आपकी आधी लाइफ चली गई नॉर्मली, अभी जो लाइफ का टेन्योर होता है उस अकॉर्डिंग। तो बोल रहे 30 साल की अगर लीज है, तो उसमें जो स्टार्टिंग में एक मोटा अमाउंट पे होता है, इस अमाउंट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 1 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है लिमिटेड ने। ठीक है, तो इस 1 करोड़ रुपए पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब इसमें दो चीजें होती है, कई बार ये 1 करोड़ एक बार में पेमेंट हो जाता है, कई बार इस 1 करोड़ की 10-10 लाख की 10 किस्त बन जाती है, तो भी एग्जेम्प्ट है। दोनों केस में एग्जेम्पशन है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, वन टाइम अपफ्रंट अमाउंट कितना, 1 करोड़, पेएबल अपफ्रंट, या तो शुरू में पे कर दिया आपने, और इन इंस्टॉलमेंट या फिर टुकड़ों में पे किया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। अब इसको बोलते क्या है, वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि इनका नाम कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, नेचर वही होता है। इसको प्रीमियम भी बोलते हैं, सलामी बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेज, और बाई एनी अदर नेम वो बोल रहे हैं। इसके अलावा भी आपने कोई नाम रख रखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेविएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ग्रांटिंग लॉन्ग टर्म लीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लॉट। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सिंपल है।
एग्जाम्पल को नोट कर लेना, आराम से माइंड में आपके फीड हो जाएगा कि किस तरीके से ये एग्जाम्शन दे रखी है, और अपने आप लिख सकते हो फिर आप। बस इसमें तीन ही चीजें ध्यान रखनी होती है एग्जाम्शन में, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, और सर्विस क्या है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको पता करो, एग्जाम्शन एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल प्लॉट मतलब क्या होता है? जो इंडस्ट्रियल एरिया में प्लॉट होते हैं इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, एरिया होते हैं ना, देखो हर जगह अलग अलग एरिया होते हैं। नहीं, मैन्युफैक्चरिंग जरूरी नहीं है। इंडस्ट्री क्या होती है? किसी भी इंडस्ट्री के लिए दे सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है, नॉर्मली मैन्युफैक्चरिंग ही होती है इंडस्ट्रियल एरिया में। जयपुर की बात करते हैं, आप लोग जयपुर के हो तो रिको एरिया देखा होगा ना, सॉरी वीकेआई देखा होगा आपने, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया। बस वहां जो प्लॉट्स है वो उनको इंडस्ट्रियल प्लॉट बोलते हैं, वो सारे रिको के अंडर आते हैं। तो उनकी बात कर रहे हैं। फैक्ट्री जहाँ सामान बनता है, मैन्युफैक्चरिंग, एक ही बात हुई ना। हाँ, गवर्नमेंट के हर एरिया किसी ना किसी के अंडर आता है, डिवाइड किया हुआ होता है गवर्नमेंट के लेवल। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो आपने एक चार्ट पढ़ा था ना गवर्नमेंट का, मैंने एक चार्ट पढ़वाया था आपको पास्ट में, एस वाली सर्विसेज में पहले रेसिपिएंट देखा जाता है, नॉन बिजनेस एंटिटी है तो नहीं लगेगा, फिर बिजनेस एंटिटी देखते हैं, छोटी बिजनेस एंटिटी है तो नहीं लगेगा, फिर देखते हैं कि छोटी सर्विस है तो नहीं लगेगा, उसके बाद ये कुछ एग्जेम्पशन हो रहे हैं। तो एक एग्जेम्पशन तो आपकी इंडस्ट्री प्लॉट से रिलेटेड आ गई। अब कुछ एग्जेम्पशन देखो, एक स्पेक्ट्रम लाइसेंस को लेके एग्जेम्पशन दे रखी है। क्या एग्जेम्पशन है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने रिलायंस को, जियो लिख देते हैं हम, मान लेते हैं गवर्नमेंट ने जियो को लाइसेंस दिया है, स्पेक्ट्रम लाइसेंस, 5G बोल देता हूं मैं, नया जो आने वाला 5G लाइसेंस दिया है, और इसके बदले मान लेते हैं यहाँ पे 100 करोड़ रुपए लिए, तो इसके ऊपर जीएसटी है या नहीं? तो आंसर इज टैक्सेबल, दिस इज टैक्सेबल। ठीक है, बट अगर लाइसेंस 1 अप्रैल 2016 से पहले दिया हुआ है तो वो एग्जेम्प्ट है। तो अगर आज की डेट की बात करोगे ना, ध्यान रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब एग्जेम्पशन का टाइटल पढ़ के ऐसे नहीं है कि एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 31 मार्च 2016 तक अगर लाइसेंस मिले हुए हैं तो उनको एग्जेम्प्ट किया हुआ है। तो आज की डेट में अगर कोई लाइसेंस मिलेगा तो वो टैक्सेबल होगा। ओके, 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 फटाफट ओके लिखा करो आप। ये छोटी छोटी सी एंट्री है, इनमें इतना ही टाइम लगेगा। देखो नेक्स्ट, इंडियन रेलवे है, वो किराए पे ले रहा है, लीज पे ले रहा है एसेट्स, किससे? इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन से। तो जीएसटी हो जाएगा माफ। कौन से एसेट? रोलिंग स्टॉक एसेट, इंक्लूडिंग वैगन्स, कोचेज, लोकोज। ठीक है, इतनी बहुत है ये एंट्री तो। नेक्स्ट आ जाओ, ये है आपके इनक्यूबेटी और इनक्यूबेटर की बात करेंगे। चलो ये और देखो टॉपिक, देखो जैसे सेज होता है ना, उसी तरीके से ये है, जैसे एक एरिया होता है, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, उसी तरीके से एक एरिया है जिसका नाम रखा गया है स्टेप। क्या नाम है इसका? STEP, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। अच्छा, क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे जिसने इंडस्ट्री सेटअप कर रखी है उसको बोलते हैं इनक्यूबेटर, टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर। ठीक है, शॉर्ट में बोले तो TBI।
टीबीए इसका नाम है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर, ठीक है। इनको सर्विस देने के लिए कौन आता है? ये सर्विस लेता है किसी की, जिसको बोलते हैं इंक्यूबेटी, इंक्यूबेटी। तो ये आप बोल सकते हो ये कॉन्ट्रैक्टर है जिसने सर्विस देने का कॉन्ट्रैक्ट किया। इंक्यूबेटी सर्विस देगा किसको? टीबीआई को। और हो सकता है ये सर्विस दे किसको? स्टेप को। अब ये दोनों में से जिसको भी सर्विस दे रहा है उसके बदले में ये जो भी पेमेंट लेगा, इस पेमेंट को एग्जेम्प्ट किया है, बट कुछ कंडीशंस है इसमें। एग्जेम्प्ट तो किया है बट कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन, इसका जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है वो अप टू होना चाहिए कितना? 50 लाख। दूसरा, करंट फाइनेंशियल ईयर का जो इसका टर्नओवर है वो भी कितना होना चाहिए? अप टू 50 लाख। मतलब पहले 50 लाख पे ही एग्जेम्पशन मिलेगी, उसके बाद एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, या तो करंट फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम एग्जेम्पशन जो है वो कितनी होगी? 50 लाख, ठीक है। प्लस मैक्सिमम टेन्योर कितना होगा एग्जेम्पशन का? वो होगा 3 इयर्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। 3 साल तक ये एग्जेम्पशन मिलेगी, उसके बाद एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। बताओ, समझ में आ गया? होता क्या है इस स्टेप के अंदर? देखो क्यों स्पेशल एरिया बनाया हुआ है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। एंटरप्रेन्योरशिप आप जानते हो, नया बिजनेस। तो यहाँ कुल मिला के होता है इनोवेशंस, ठीक है। ये एरिया बनाया गया है न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो यहाँ रिसर्च चलती है कुल मिला के, और उस रिसर्च के लिए ही गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कर रखा है? एग्जेम्पशन कर रखा है। दूसरा, इन टीबीआई की और स्टेप की जो सर्विसेज है ना, ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इनकी जो सर्विसेज है फुल्ली एग्जेम्प्ट है, वो आगे वाली एंट्री में आएगी। 3 इयर्स का समझ नहीं आया? 3 इयर्स का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि इंक्यूबेटी और टीबीआई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 15 मई 2018 को। तो इनके बीच में जो भी पेमेंट होगा उस पर एग्जेम्पशन कब तक रहेगी? 3 साल तक, 15 मई 19, 20, 21 तक। बस यहां जाके एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो पैसे आप लोगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। अब आप चाहते हो इसके बाद भी एग्जेम्पशन बनी रहे तो आप 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बनवाते रहो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वन टाइम एग्जेम्पशन है। 3 साल के लिए एग्जेम्पशन दे रहे हैं एक सिंगल एग्रीमेंट पे। तो एग्रीमेंट चेंज, नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो फिर से एग्जेम्पशन स्टार्ट हो जाएगी। बट ये 50 लाख वाली कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। इससे ज्यादा टर्नओवर होगा तो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो। मान लेते हैं एग्रीमेंट करने के बाद जो ईयर 1 है, 2, 3 और 4, और ये हो गया इससे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ टर्नओवर है, मान लेते हैं पिछले साल का 40 लाख, इस साल का 48 लाख, फिर 55 लाख, फिर 40 लाख, और फिर कुछ भी मानो, फिर तो चलो 20 लाख। ये टर्नओवर है। अब आपको बतानी है इसमें से कितना अमाउंट तो टैक्सेबल होगा और इसमें से कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगी। किसके लिए निकाल रहे हैं हम एग्जाम्पल? इनक्यूबेटी के लिए, क्योंकि इनक्यूबेटर के लिए तो सब कुछ एग्जाम्प्ट है। देखो इनक्यूबेटी के लिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को तो छोड़ दो, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। चलो जी, बैक टू स्टडी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलो देखो, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, वो तो लास्ट ईयर चला गया आपका। अब यहां से आपने इनक्यूबेटी का टास्क स्टार्ट किया है, आपका टर्नओवर है 48 लाख। सबसे पहले आप देखोगे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना टर्नओवर है। ये 50 के अंदर अंदर होना चाहिए, है ये 50 के अंदर। मतलब इस साल आपका एग्जामेशन मिलेगा 50 लाख तक का। तो टोटल टर्नओवर ही 48 लाख है, तो पूरा एग्जाम हो जाएगा। टैक्सेबल कितना होगा? 0। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट ईयर का आप बताओ मुझे।
सेकेंड ईयर में आपको कितने अमाउंट की एग्जेम्पशन मिलेगी? एग्जेम्पशन वाली अमाउंट बताओ पहले, सेकेंड ईयर में कितनी एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए? ₹50 लाख की मिलनी चाहिए ना। देखो आपको दो कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन कि पिछले साल का टर्नओवर कितना है, तो पिछले साल का टर्नओवर है 50 के अंदर, ओके है। दूसरा, करंट ईयर में मैक्सिमम एग्जेम्पशन 50 लाख की, तो 50 की तो दो कम से कम, और 5 लाख क्या कर दो टैक्सेबल। ठीक है, अब थर्ड ईयर में कौन बताएगा? चलो थर्ड ईयर का बताओ। थर्ड ईयर में एग्जेम्पशन 0 होगी। रीजन देखो, लास्ट ईयर टर्नओवर देखेंगे, लास्ट ईयर टर्नओवर 50 के ऊपर चला गया, मतलब नो एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन 0, 40 lakhs फुल्ली टैक्सेबल। चलो नेक्स्ट ईयर में बताओ, फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में क्या करेंगे? Y0 लास्ट ईयर टर्नओवर देखेंगे ना, लास्ट ईयर टर्नओवर तो 50 के अंदर है, हाँ जी, 3 साल, 3 years, ठीक है। 20 लाख जो एग्जाम्प्ट लिख रहा है वो चितरंजन, यही तो चीज है ना, भावनाओं में बहते हैं अपन, मैं भी बह गया। देखो यहाँ पे 3 साल कंप्लीट हो रहे हैं, इसके बाद कोई एग्जेम्पशन नहीं है, तो 0 और 20 lakhs टैक्सेबल। इस पे एग्जेम्पशन लेने का तरीका बताया ना मैंने आपको, यहाँ पे नया एग्रीमेंट कर लो और उसके बाद एग्जेम्पशन के मजे लो, ठीक है। चलो जी, आ जाते हैं नोट्स के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इनक्यूबेटी अप टू अ टोटल टर्नओवर ऑफ 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। 50 लाख तक की एग्जामेशन है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन, टोटल टर्नओवर हैड नॉट एक्सीडेड 50 लाख रुपीज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले साल में आपका 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होना चाहिए। दूसरा, पीरियड ऑफ 3 years हैज नॉट elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट। 3 साल से ज्यादा का पीरियड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनक्यूबेटी क्या होता है? देखो यहाँ पे, इनक्यूबेटी मीन्स एन एंटरप्रेन्योर लोकेटेड विद इन द प्रीमाइसेज ऑफ टीबीआई और स्टेप and who has entered into an agreement with TBA or STEP to enable himself to develop and produce high-tech and innovative product. ठीक है, दिस इज द क्रक्स, हाईटेक एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने का काम चल रहा है। और इनक्यूबेटर का भी साथ में पढ़ लेते हैं, एंट्री नंबर 48। देखो, टीबीआई की सर्विसेज फुल्ली एग्जेम्प्ट है, स्टेप की सर्विसेज फुल्ली एग्जेम्प्ट है, एक बायो इनक्यूबेटर्स की सर्विसेज भी फुल्ली एग्जेम्प्ट है। तो इनक्यूबेटर्स जो होंगे इनकी सर्विसेज फुल्ली एग्जेम्प्ट है। यहाँ पे कोई 50 लाख की लिमिट नहीं है, कोई 3 साल की लिमिट नहीं है, ठीक है। बोलो यहां तक एक बार सारा क्लियर है ना? अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, लीगल सर्विसेज। चलो देखो, लीगल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज का मतलब सर्विस देने वाला एडवोकेट है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, ठीक है। एडवोकेट दो तरीके के होते हैं, आपको पता है, एक सीनियर एडवोकेट होता है और एक अदर देन सीनियर एडवोकेट। तो ये सर्विसेज दे रहे हैं, ये किसको सर्विस दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रेसिपिएंट इंपॉर्टेंट है, रेसिपिएंट जो होगा उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि एग्जेम्पशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पर इसमें दो चीजें हैं, एडवोकेट सर्विस देगा तो रेसिपिएंट के बेसिस पे या तो एग्जेम्पशन होगी या आरसीएम होगा, है ना। आरसीएम की लिस्ट पढ़ रखी है आपने, तो आप जिसको आरसीएम याद है वो ध्यान रख लेना, आरसीएम होगा या एग्जेम्पशन होगा। देखो, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विस दे रहा है नॉन बिजनेस एंटिटी को, जीएसटी नहीं लगेगा। छोटे बिजनेस एंटिटी को जीएसटी नहीं लगेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं लगेगा। अदर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो टैक्सेबल हो जाएगा, और टैक्सेबल भी हो जाएगा और आरसीएम भी लग जाएगा। अभी जो छोटा बिजनेस एंटिटी है ना, इसकी डेफिनेशन चेंज की है अब की बार इन्होंने। वो क्या चेंज की है? वो वही है जो गवर्नमेंट वाले में आपने पढ़ा है। पहले यहाँ 20 लाख 10 लाख लिखा हुआ होता था, अब आपको पता है कि 20 लाख 10 लाख 40 लाख 3 लिमिट हो गई।
तो उन्होंने इसकी लैंग्वेज चेंज कर दी, इन्होंने लिखा है आपका प्रीसीडिंग ईयर में इतना टर्नओवर है कि आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल नहीं हो, है ना। मतलब आप बोल सकते हो नॉट लायबल टू रजिस्ट्रेशन, आपका इतना टर्नओवर है, तो फिर आपको छोटा बिजनेस एंटिटी बोलेंगे और आपके ऊपर जीएसटी की लेवी नहीं होगी। ठीक है। सेम है आपके लीगल एडवोकेट के केस में, एक एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को देता है तो एग्जाम, नॉन बिजनेस एंटिटी को एग्जाम, छोटे बिजनेस एंटिटी को एग्जाम, गवर्नमेंट को एग्जाम, अदर बिजनेस एंटिटी को तो टैक्सेबल। उसके बाद सीनियर एडवोकेट, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है देखना, सीनियर एडवोकेट दूसरे एडवोकेट को सर्विस दे रहा है तो यहाँ पे एग्जेम्पशन नहीं है। तो नॉन बिजनेस एंटिटी को एग्जेम्पशन है, छोटी बिजनेस एंटिटी को एग्जेम्पशन है, गवर्नमेंट को एग्जेम्पशन है, बट अदर बिजनेस एंटिटी, और अदर बिजनेस एंटिटी में क्या आ जाएगा, इंक्लूड्स एडवोकेट ऑल्सो। ठीक है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। तो एक स्पेशल पॉइंट है यहाँ पे, नोट ये लिख लेना, सीनियर एडवोकेट है, अगर वो सर्विस दे रहा है किसी एडवोकेट को, और वो भी कौन सा एडवोकेट, जिसका टर्नओवर इज ग्रेटर देन, वही जो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग टर्नओवर किससे ज्यादा है, लाइबल टू रजिस्टर, है ना, जितना रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबिलिटी है उससे ज्यादा इसका टर्नओवर है, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सप्लायर तो सीनियर एडवोकेट है, यहाँ जो रेसिपिएंट है तो एडवोकेट, बट इसको हम नॉर्मल बिजनेस एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। और नॉर्मल बिजनेस एंटिटी का पॉइंट ये है, तो ये बोल रहा है कि इसको अगर ये सर्विस देता है तो ये हो जाएगी आपकी टैक्सेबल। और क्या लगेगा इस पे, एफसीएम के आरसीएम, आरसीएम हमेशा, आरसीएम जब भी टैक्सेबल होगा तो आरसीएम लगेगा, एफसीएम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये वाला इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है आपको, लीगल सर्विसेज वाला पॉइंट। जो फीस होगी वो टर्नओवर होगी, टर्नओवर में क्या आता है, बताओ जीएसटी के टर्नओवर में क्या आता है, ये एडवोकेट है, ये एडवोकेट जो भी पैसा कमा रहा होगा, जितनी भी इसकी रिसिप्ट होगी वो सारे के सारे इसके टर्नओवर में ऐड होते जाएगी। चलो, तो लीगल सर्विसेज भी यहाँ पे खत्म होती है। उसके बाद आ जाओ आप, देखो हेल्थ केयर में दो एंट्री आएगी, एक तो है वेटरनरी क्लिनिक की। वेटरनरी क्लिनिक का क्या मतलब होता है, जानवरों का अस्पताल, जानवरों का हॉस्पिटल। ठीक है, तो वेटरनरी क्लिनिक की सर्विसेज फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्या क्वेरी है, सत्यम बोल रहे हैं वैसे इंडिविजुअल को बिजनेस एंटिटी क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं होता इंडिविजुअल बिजनेस, बताओ मुझे। अगर इंडिविजुअल कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसको बिजनेस एंटिटी बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। बिजनेस एंटिटी होने के लिए क्या जरूरत है, कोई कंपनी फॉर्मेट की जरूरत थोड़ी है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी बिजनेस एंटिटी है, पार्टनरशिप भी बिजनेस एंटिटी है। तो अगर कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है तो वो बिजनेस एंटिटी ही ट्रीट किया जाता है। एडवोकेट सर्विस दे रहा है वो बिजनेस में आएगा क्या, हाँ जी बिल्कुल बिजनेस में आएगा। एडवोकेट की सर्विसेज भी बिजनेस एंटिटी ही मानी जाती है। ठीक है, तो जानवरों का हॉस्पिटल हो गया। नेक्स्ट, गवर्नमेंट की कुछ और सर्विसेज है जो एग्जेम्प्ट की हुई है, कौन सी, एक तो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। किसी भी लॉ के अंदर अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, जैसे जीएसटी लॉ ही ले लो आप, जीएसटी लॉ के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन लोगे तो रजिस्ट्रेशन किससे लोगे आप, गवर्नमेंट से। देखो गवर्नमेंट है और ये मान लेते हैं कोई कंपनी है ए लिमिटेड जिसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो गवर्नमेंट इसको रजिस्ट्रेशन देगी, मतलब गवर्नमेंट इसको सर्विस दे रही है।
बदले में गवर्नमेंट हो सकता है इससे रजिस्ट्रेशन की फीस ले ले, हालांकि जीएसटी की फीस 0 है, फिर भी मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। मान लेते हैं गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की 1000 रुपीज की फीस लेती है, तो इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। हालांकि ये एग्जेम्प्ट ऑलरेडी है, क्योंकि आपने पढ़ा है 5000 तक की सर्विस एग्जेम्प्ट होती है। ठीक है, इसको अगर मैं 10,000 भी कर दूं तो भी एग्जेम्प्ट रहेगी, क्योंकि एंट्री नंबर 47 बोल। तो गवर्नमेंट से अगर किसी भी लॉ के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो फिर उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट से अगर आप टेस्टिंग करवाते हो, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन लेते हो रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज, इन लोगों के लिए क्या करवा रहे हो आप? टेस्टिंग, इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। गवर्नमेंट से फायर लाइसेंस लोगे, कितने भी रुपए का चार्ज हो, जीएसटी नहीं लगेगा, अगर वो लेना जरूरी है, रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। ठीक है, आप अपनी मर्जी से ले रहे हो, टैक्सेबल होगा। किसी लॉ की रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। क्लियर? एंट्री नंबर 47 क्लियर हो गई क्या? चलो 48 ऑलरेडी कर चुके हैं हम, एंट्री नंबर 49 पे आ जाओ। एंट्री नंबर 49 सिंपल है, याद कर लो इसको, चांद नवाब के नाम से आएगा याद। बजरंगी भाईजान का जो करेक्टर है, वो न्यूज कलेक्ट करता है और सेल आउट करता है उसको, तो वो है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। कोई भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है जो न्यूज कलेक्ट करता है और उसको सेल आउट करता है, तो उसको जो भी पैसे मिलेंगे वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। ऐसे ही प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट। ठीक है, सिंपल सिंपल सी एग्जेम्पशन है ये। उसके बाद एग्जेम्पशन दे रखी है कि पब्लिक लाइब्रेरी से अगर आप बुक्स किराए पे लेते हो, पब्लिक लाइब्रेरी से बुक्स लेते हो, पब्लिकेशन लेते हो, या और भी कोई एनी अदर नॉलेज एनहांसिंग कंटेंट, मतलब ज्ञान वर्धक सामग्री अगर लेते हो वहां से, तो उसके जो किराए पे जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। पर ध्यान रखना है, पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए। प्राइवेट लाइब्रेरी हुई तो फिर टैक्सेबल हो जाएगा। प्राइवेट लाइब्रेरी पे टैक्सेबल है, पब्लिक लाइब्रेरी पे एग्जाम्प्ट है। ओके, नेक्स्ट। तीनों सर्विस किसको देते हैं? 49 में तीनों किसको सर्विस देते हैं? किसी को भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है ये चांद नवाब, है ना, और ये जी न्यूज को सर्विस, जी न्यूज को अपनी न्यूज भेजता है, जी न्यूज वाला इसको पेमेंट करता है सपोज 1 लाख रुपए, नहीं लगेगा, जीएसटी माफ हो जाएगा। ऐसे ही प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इसके पास न्यूज आई, इसने न्यूज दे दी DD1 चैनल को, ठीक है ना, और इसने पैसे दिए इसको, कोई टैक्स नहीं लगेगा। सेम यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के लिए बोला है, तो ये तो दोनों वैसे ही गवर्नमेंट एंटिटी है ना, तो ये कलेक्ट करके नॉर्मली गवर्नमेंट चैनल को ही देगी या अदर को भी देती है, तो पेमेंट आएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो किसको देते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कलेक्ट करके देने की सर्विस को एग्जेम्प्ट करें। जनरल पब्लिक को देंगे तो कहां से आएगा पैसा, उसकी बात नहीं कर रही है। जनरल पब्लिक को न्यूज दे रहे हैं तो उससे पैसा कहां से आएगा, और पैसा नहीं आ रहा तो विदाउट कंसिडरेशन को क्यों सप्लाई बोल रहे हो, क्यों टैक्स लगेगा? ठीक है, टैक्स लगाने के लिए कोई कंसिडरेशन तो होनी चाहिए ना। उसके बाद आ जाओ आप, एंट्री नंबर 51, ये क्या बोल रहा है? जीएसटीएन जो गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, देखो पोर्टल है आपका जीएसटी का, www.gst.gov.in। इस पोर्टल को बोला जाता है क्या? जीएसटी नेटवर्क। ठीक है, चलो ये जो पोर्टल है इसका ओनर कौन है बताओ? इसका ओनर गवर्नमेंट है, इसका ओनर है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है कंपनीज एक्ट में?
नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कंपनी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। तो सेक्शन 8 कंपनी है जिसमें मेजर स्टेक है HDFC, इसका इसमें मेजर स्टेक है। तो आप मानो एक कंपनी है जो कि ये पोर्टल संभालती है, इस पोर्टल का ओनर है। अब ये पोर्टल सर्विस किसको दे रहा है? ये पोर्टल सर्विस दे रहा है गवर्नमेंट को, ठीक है। गवर्नमेंट यहां से सर्विस लेती है तो बदले में इसको पेमेंट भी करना पड़ता है। इस पेमेंट को क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट कर रखा है, इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो हम GST रजिस्ट्रेशन कराते हैं इस पोर्टल पे जाके, तो हमसे तो कोई पैसा नहीं लिया जाता, बट उस रजिस्ट्रेशन के लिए ये पोर्टल गवर्नमेंट से पैसा लेता है। गवर्नमेंट इसको जो भी पैसा लगेगा वो विदाउट GST देगा, कोई GST की पेमेंट नहीं होगा। बोल दो एक बार, क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजर ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड आउटसाइड इंडिया। तो देखो कोई भी बिजनेस एग्जीबिशन है, अब इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? ऑर्गेनाइजर कौन है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस एग्जीबिशन होनी चाहिए। और कहाँ होनी चाहिए बिजनेस एग्जीबिशन? आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। तो इसमें जो ऑर्गेनाइजर पेमेंट लेगा, फॉर मान लेते हैं ए लिमिटेड तो ऑर्गेनाइजर है, ठीक है। और बी लिमिटेड ऑर्गेनाइज, बी लिमिटेड क्या कर रहा है? इस एग्जीबिशन में पार्ट ले रहा है, ऑर्गेनाइजर की सर्विस ले रहा है। तो ये सर्विस दे रहा है, बिजनेस एग्जीबिशन है, इंडिया के बाहर लग रही है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए देता है इसको, GST नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाए। नेक्स्ट बात कर रहा है स्पॉन्सरशिप की। देखो नॉर्मली याद रखना, स्पॉन्सरशिप हमेशा टैक्सेबल होती है। जैसे वीवो IPL को पैसे देते हैं, तो वहां पे स्पॉन्सरशिप की सर्विस IPL दे रहा है वीवो को, ठीक है, वो टैक्सेबल है, उस पर कोई एग्जेम्पशन नहीं है। बट यहाँ पे कुछ लिस्ट दी है, रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट, बोल रहे हैं इन स्पोर्टिंग इवेंट के लिए अगर कोई स्पॉन्सरशिप का पैसा आता है तो उसके ऊपर GST लगेगा। तो IPL के ऊपर तो टैक्स लगेगा, यहाँ GST नहीं लगेगा। कौन कौन से केस में नहीं लगेगा? अगर स्पोर्ट्स करवाने वाली है नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन or its affiliated federation where the participating team or individuals represent any district, state, zone, country, ठीक है। By Association of Indian Universities, Inter University Sports Board, School Games Federation of India, All India Sports Council for Deaf, Paralympic Committee of India, Special Olympics Bharat, Central Civil Service Cultural and Sports Board, as a part of National Games by Indian Olympic Association, पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान। तो ये सारे बॉडी है, अगर ये कोई स्पोर्टिंग इवेंट करवाते हैं और उसके लिए कोई पैसा आता है स्पॉन्सरशिप का, तो उसके ऊपर GST माफ है। रीजन सिंपल सा है, इनको वैसे भी कोई स्पॉन्सरशिप नॉर्मली कम ही देते हैं, तो बोल रहे हैं आप पैसे तो आने दो, GST तो छोड़ो, ठीक है। स्पॉन्सरशिप आ जाए इनके पास, वही बहुत है तो गवर्नमेंट की ना, देखो ये सब मिला के सारी गवर्नमेंट बॉडी है। तो बोल रहे स्पॉन्सरशिप का पैसा आ जाए वही काफी है, GST को छोड़ो, GST के चक्कर में कोई स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। इनमें कोई भी डाउट अभी लग रहा है आपके मन में तो बता दो, अदरवाइज रिवाइज करने के बाद एंट्री नंबर 53 तक रिवाइज करके आना है आपको। देखो डेली बेसिस पे रिवाइज कर लेना, वरना बाद में डाउट आएंगे और ज्यादा आएंगे। अभी तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ऐसे इनमें कुछ है नहीं, छोटी छोटी सी एंट्री है ये सारी। अब कल जो पढ़ेंगे ना वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, और बड़ी बड़ी एंट्री से एग्रीकल्चर की आएगी, फिर हॉस्पिटल्स की आएगी। एक और चीज डाल तो बहुत जल्दी ठीक है, क्लियर है सबको?
ओके